अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जिसके बारे में ऑपोजिशन का दावा है कि वो फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है, हालिया बजट की मंजूरी के बाद मजीद मुश्किलात का शिकार नजर आती है। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद हर शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हुकूमत पर शदीद तनकीद करते नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन इस बजट को आवाम के लिए जहर कातिल करार दे रही है तो ताजिर, सनतकार, व्यापारी हजरात बजट में लगने वाले टैक्सों की भरमार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जहाँ एक जानिब ये सूरत हाल है, वहीं आवाम के लिए सस्ती अशिया का हसूल नामुमकिन हो गया है और हुकूमत की महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। ऐसी सूरत हाल में ऑपोजिशन जमातों ने अवाम के हकूक के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने बजट के खिलाफ हक दो अवाम को तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के अमीर का कहना है कि हुकूमत अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में संजीदा नहीं है, लिहाजा हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल बैठने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम हक दो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है। हमने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और 12 तारीख को इंशाअल्लाह यहाँ इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बिजली के और गैस के बिलों पर जो टैक्सेस हैं ख़त्म करो, ये पेट्रोल की कीमत पर जो लेवी बढ़ाते चले जा रहे हो ये ख़त्म करो, कीमतें कम करो, आम आदमी को जीने दो। हम ये तारीखी धरना देने जा रहे हैं और ये धरना सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि एक दिन हम धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जहाँ एक तरफ जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद में धरने का ऐलान सामने आ रहा है, वहीं पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ने भी सड़कों पर निकलने के लिए अपनी कमर कस ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने बजट में जो आवाम पर टैक्स लगाए हैं वो जुल्म व ज़्यादती है और ज़्यादती के खिलाफ हम ग्रैंड अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे जिसमें आवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हमारा जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके प्लेटफार्म से होगा। दरख्वास्त भी हमने उस प्लेटफार्म से दिया है। हम बहुत बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से भी लाएंगे, तमाम अलायंस भी इसमें होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। इस वक्त लोग तंग हैं, जो इस वक्त उन्होंने महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया है, जो टैक्सेस लगाए हैं, ताजर परेशान हैं, हमारे फार्मर जो है परेशान हैं और तमाम तबकों पर उन्होंने इतने बड़े टैक्स लगाए हैं कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जी नाज़रीन, जहाँ पर एक तरफ लोग बजट से सताए हुए हैं, माशी सूरत हाल से परेशान हैं, वहीं पर अपोजिशन की जमातें इस वक्त हमें यकजा होती हुई नजर आ रही हैं हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का अलायंस या एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने के लिए। कुछ इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम अमेरिका की तरफ से आने वाले दो मामला, एक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो कुछ मामला सामने आए इमरान खान साहब को लेकर, उसको लेकर भी खासा शोर हंगामा बात की जा रही है। कोई मुदाखलत करार दे रहा है, कोई खुश आइंद करार दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी की भी बातें हैं। नाराज लोग जो कुछ कह रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है असदुल्ला खान साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया असद आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मारिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है समीना पाशा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। समीना आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि नईम उर रहमान साहब ने आज गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि हम आएंगे और फिर जाने की कोई तारीख नहीं दी है, वो कहते हैं मुस्तकिल आएंगे। 6 जुलाई को एक जलसे की हम खबर सुन रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी मौलाना भी पर तोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो भी कहते हैं कि जब मैं निकला तो फिर ये हुकूमत जो है वो मेरे एक जलसे की मार है। क्या सूरत हाल आपको बनती हुई लग रही है? आपको लग रहा है कि लोग अब सड़कों पर निकल आएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है लोग अगर निकलेंगे तो अपनी वजह से निकलेंगे, क्योंकि बिजली के बिल बहरहाल बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किए हुए हैं। अभी तो जुलाई के बिल के बाद मेरा ख्याल है इस मरतबा भी जो बिल आए हैं उससे भी लोग परेशान हुए हैं, लेकिन शायद अभी लोगों के सब्र का पैमाना छलका नहीं है, शायद अगली मरतबा छलक जाए। लेकिन आपने देखा था कि पिछले साल भी एहतजाज हुआ था और वो एहतजाज किसी सियासी जमात ने लीड नहीं किया था। लोग अपने तौर पर निकले थे, बिजली के बिल जलाए थे और उसने हुकूमत को इतना परेशान किया था कि हुकूमत को बैठ के सर जोड़ के बिजली के बिलों में कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश हुकूमत ने की थी। और अभी कश्मीर में हमने देखा है किसी भी लीडरशिप के बगैर लोग निकले हैं, क्योंकि लोगों के शायद सब्र का पैमाना जो है वो वहाँ तक पहुँच गया था। अब ये जो महंगाई का मामला है, देखें तकलीफ दे बात यह है कि एक तरफ तो वो वादे हुए थे कि 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट का वादा किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने किया क्या है? पीपल्स पार्टी ने इस फाइनेंस बिल में अपनी एक तरमीम पेश की है जिसमें अपनी मराद में इजाफा करवा लिया। और आज की खबर यह है कि पंजाब में भी 2 अरब रुपए की लागत से घर बन रहे हैं। 29 लग्जरी घर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए बन रहे हैं। आईफोन्स भी खरीदे जा
जा रहे हैं, उधर तो बड़ा कुछ हो रहा है। आप देखिए ना, ऑप्टिक्स के लिए आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं जब लोगों के पास ये खबर जाती है कि एक तरफ आपके पास पैसे नहीं, और फिर ये देखिए अच्छा बजट पेश करने पर कुछ 24 करोड़ रुपए के एजाजिये दिए जा रहे हैं फाइनेंस टीम को, जिन्होंने बिल बनाया, ये बजट बनाया। और आपको याद होगा कि चंद ही दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजिमीन थे उनको मराद दी गई थी या उनको एजाजिये दिए गए थे कि आपने बहुत अच्छा इलेक्शन कंडक्ट किया है। तो जहां एक तरफ आपने आवाम को ये पैगाम देना है कि भाई आपके ऊपर सिर्फ सख्ती नहीं है, सख्तियां हमारे ऊपर भी हैं, वहां पर आप 29 लग्जरी घर ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना के लोगों को क्या पैगाम देंगे? ये तो अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं जी, अपनी सारी मरात में इजाफा कर लिया, ये जो भी आपने जिस तरफ इशारा किया, तो हालात तो ऐसे ही है कि आप जो है वो करें, मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दें, और वो जो है वो आप देखें ना कि हम उन्हें फंड करेंगे। मैं और आप शायद थोड़ा सा मरात याफ्ता तबका हैं, बिजली के बिल जो आए हैं उससे मैं और आप भी परेशान हैं। नहीं, जो टैक्स लगे उससे भी हम परेशान हैं। अभी हम ब्रेक में डिस्कस करेंगे हमारी सैलरीज के साथ क्या होने वाला है। मारिया साहिबा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, बड़ा वैलिड पॉइंट है जो अभी असद ने रेज किया, उन्होंने कहा कि लोग अपने लिए निकलेंगे। आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अब कॉल दे रही हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू राइड द वेव? एक वेव तो ऑलरेडी आ गई है क्योंकि एक माशी बदहाली तो है, लोग उससे परेशान भी हैं, तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ रही है कि टैप कर लें इस वक्त जो एक सेंटिमेंट है पब्लिक का उसको। देखिए जी, ऑपोजिशन का काम और क्या होता है? ऑपोजिशन का तो काम ही होता है कि हुकूमत के जब भी इक़दामात के नतीजे में लोगों की जिंदगी में मुश्किलात का इजाफा हो तो वो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती हैं, और बहुत सारी सियासी जमातें तो इस वक्त का इंतजार भी कर रही थी। अब अवाम पाकिस्तान पार्टी जो लॉन्च करने जा रहे हैं मिफ्ता साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब, स्पेसिफिकली उनसे हमने पूछा आपने क्यों जुलाई में करें? उन्होंने कहा जी कि जब बजट आएगा, बिजली के बिल पहले आएंगे तो उसके बाद लोगों में तशवीश होगी और हम उसके बेसिस पे हमें पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है अभी तक तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, उनका अगर हम मुवाजना करें तो अवाम पाकिस्तान पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सबसे जानदार थी, सबसे इंसाइसिव थी, सबसे स्पेसिफिक थी। बाकी लोगों के तो अपने बहुत सारे इश्यूज के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं, तो बड़ा टारगेटेड अप्रोच थी उनकी। तो हैविंग सेड दैट, तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से माइलेज तो लेना होता है, और एक पॉलिटिक्स है और एक जेन्युइन अवामी इशू भी है। मतलब ये नहीं है कि कोई सेल्फ क्रिएटेड डे क्राइसिस है, लोग वाकई बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, इस तरह की जो अवामी तहरीक होती है ना, वो तब कामयाब होती है जब बहुत बड़ी तादाद में लोग सामने निकल आए। इमरान खान साहब की जो जिस दिन गिरफ्तारी हुई है, उस दिन सबसे बड़ा जो उस पूरे दिन का जो सबसे बड़ा अगर हम कहें सवालिया निशान था, वो ये था कि अवाम उतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले जितने तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो मोमेंटम नहीं बना। तो मोमेंटम बनने के लिए लोगों को ऑर्गेनिकली भी बाहर आना होता है, कुछ क़यादत भी इसको मोबिलाइज करती है, लेकिन बाहर आना होता है। देखिए, मौजूदा हुकूमत का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इनको लग रहा है कि इन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना ही नहीं। आपको पहले ही मालूम है कि जिस तरीके से आप आए हैं, इलेक्ट होके, सेलेक्ट होके, पता नहीं क्या होके, और आपको फॉर्म 45 के लाले पड़े हुए हैं, और उसके बाद आप जब इस तरह से इक़दामात लेंगे तो मेरा ख्याल है इन्होंने मेंटली कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि जो 2024 का फॉर्म 45-47 वाला फॉर्मूला है ना, अब वो बजाय इसके कि वो लोगों को डिलीवर करें, अब वो उसको मास्टर करने की कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश करेंगे कि उसके असरार और रमूज, उसकी फंडिंग अलहदा कर लें। उस दिन जब बेचने खरीदने फॉर्म 47 तो उसके पैसे अलहदा रख लें। सेंटर की हुकूमत का तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन पंजाब की हुकूमत मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा माइंडसेट है कि वो समझ रहे हैं कि हम आखिरी दफा हुकूमत के लिए आए हैं। वो तो बड़े जोरों शोर के साथ, वो तो टोन डेफनेस, देखिए टोन डेफनेस है। आप मुझे बताइए, पंजाब का कौन सा बड़ा ऐसा सियासी क्राइसिस है जिसमें आपको सीएम साहिबा नजर आई हूँ? जो आप वैसे देख रहे हैं, वो सड़कों की तस्वीरें ट्वीट करती हैं, वो वैसे जाके तमाम नुमाइशी काम तो कर रही हैं। जितने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस है, फॉर एग्जांपल जो जब ये गंदम का क्राइसिस आया था, वज़ीर आला साहब, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली नहीं, इस पे बात करते हैं, जरा पंजाब के इशू पे भी बात करते हैं। मैं समीना को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। समीना, जमाते इस्लामी भी फाइनली बोल पड़े हैं, वो कहते हैं हमारे हम जाएंगे नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम पहले से ही कह रही है कि अलाइन हो जाए पीटीआई हमारे साथ और हम एहतजाज करते हैं मिलकर। अच्छा, फिर हुकूमत के अपने अंदर के मामला भी कुछ बहुत अच्छे नहीं जा रहे। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, जो हिमायती इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही हैं। मुश्किल वक्त लग रहा है आपको हुकूमत के लिए सस्टेन करना, मैनेज करना, इस तरह से मामला को आगे लेके जाना? जी शुक्रिया यशवीन। देखिए, इत्तेहादी जमातों के हवाले से तो मेरा ख्याल है कोई हुकूमत को फिक्रमंदी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि जिन्होंने साथ बिठाए हैं वो साथ रख भी लेंगे, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में बिगड़ गई, एमक्यूएम और नून लीग में बिगड़ गई, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में बिगड़ गई, फिर सिमट भी जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो अभी जिस तरह से ये लोग कनेक्टेड हैं, तो उसमें भी मेरा नहीं ख्याल है कि ये लोग अफोर्ड भी करते हैं एक दूसरे से अलग होना। अभी पिछले दिनों ही आपने देख लिया था कि
एक दूसरे को वो फौरन याद दिलाने लगते हैं कि फिर हम बताएं 47 वाला मामला क्या था, वो फिर दूसरे कहते हैं कि अच्छा फिर हम बताएं कि वहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इनको पता है कि इनके मफादात भी एक साथ हैं, तो इसलिए ये साथ जुड़े ही रहेंगे। इत्तेहादियों की तरफ से ऐसा कोई परेशानी नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं ऑब्वियसली इस हुकूमत के लिए। एक तो जो अभी राइटली मारिया ने मेंशन किया कि अगर लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आते हैं, जो कि अभी तक हमने देखा नहीं है। ऑनेस्टली हम उस वक्त भी हैरान थे कि जब इतनी बड़ी 30 रुपए एक साथ बढ़े पेट्रोल प्राइस में, फिर 30 रुपए एक साथ बढ़े, तो मेरा ख्याल था कि बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन कोई रिएक्शन उस तरह से हमने नहीं देखा। इसी तरह से पहले भी माजी में बहुत बड़े बड़े मामलात को हमारी अवाम ने बड़ी सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया है, तो क्या इस दफा भी ऐसा ही होगा? मैं बहुत बड़ा कोई इस तरह का नई मामला देख रही कि जी जैसे हम कीनिया में देखा हमने कि पार्लियामेंट के ऊपर लोग इस तरह हमलावर हो गए, या श्रीलंका में हमने हालात देखे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इस तरह की चीजें। हमारे शायद अवाम का मिजाज उस तरह से नहीं है, ज्यादा सब्र है, या फिर लोग समहाउ और द अदर समझते हैं कि चलो 1-2 महीने की बिल्स की बात है, ये हो जाएगा सेटल, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये निकलेंगे जरूर, एहतजाज भी होंगे, लेकिन रेजिलियंस है शायद हमारे मुल्क के लोगों में, और पॉलिटिशियंस, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस रेजिलियंस का फायदा उठाती हैं। लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर ये भी नहीं हो सकता कि भले ऑपोजिशन कह रही है कि हम बाहर निकलेंगे, लेकिन ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं लीडरलेस भी लग रही है। खासतौर पर लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब की एब्सेंस में शायद चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रही हैं जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर लीडरलेस लोग निकले तो वो ज्यादा खतरनाक बात होती है। देखिए, जब आप किसी लीडर के पीछे होते हैं, फिर तो आपको पता है कि आपने उस लीडर से बात करनी है, और उसको अगर आप मना लेते हैं, उसके कहने पे लोग मान जाएंगे, तो आपके लिए वो इतनी फिक्रमंदी की बात नहीं होती। जब लोग लीडरलेसली निकलते हैं, वो ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि फिर आपको ये नहीं पता कि मॉब को कौन लीड कर रहा है, तो किससे बात करनी है, और आपने इतने बड़े मॉब को फिर कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन अगेन फिर मैं वही बात करूंगी कि मैं ये नहीं देख रही कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे या कोई बहुत ज्यादा हुकूमत के लिए ऐसी कोई सूरत हाल हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन 1-2 चीजें जरूर आगे देखने वाली हैं। कुछ अदालतों से मामलात हैं, कुछ जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उसकी जरूर बात होगी। इंटरनेशनल प्रेशर पे भी अभी बात करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जाहिर है इस हुकूमत के लिए ये प्रॉब्लम्स हैं। अंदर से ये लोग वीक हो रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे, और जो इनको लाने वाले हैं वो भी परेशान है। अच्छा, वैसे समीना ने बड़ा अच्छा ये कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम एक्चुअली बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, खिलाफ हो गए एक दूसरे के, पता नहीं अब क्या होगा, हुकूमत गिरा देंगे, होता हुआ था कुछ नहीं है वैसे। लेकिन ये अभी भी जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो एक बन गया, एक सिनेरियो बन गया, अगेन आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस, कि ये टफ टाइम एटलीस्ट मिलेगा। वो होता है ना, कुछ 2-4 रातों की नींदें उड़ेंगी नून लीग वालों की, या नहीं बचत हो जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये नून लीग का सरदर्द ही नहीं है ना, ये नून लीग का मसला ही नहीं है। ये नून लीग को जिसने ये हिसाब किताब करके जमा तफरीक करके देना है, ये उनका सरदर्द है। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों ही इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम बजट के मामले में जो है वो नाराज हो गए, रुस गए, अवाम दुश्मन बजट का। आसफा भुट्टो साहिबा ने फिर वोट भी दिया, और ये उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे। ये तो सिर्फ वो रुस गए थे, थोड़ा सा वोट देने से इनकार उन्होंने नहीं किया था। ये होना ही नहीं था। खबरें वैसे ये भी है कि वो बजट पे रुस्से भी नहीं थे, वो पंजाब की वजह से नाराज थे। हाँ, उन्होंने बजट के खाते में डाल दिया, ले लिए, फिर यहाँ पर भी कुछ मरात ले लिए, कुछ पीएसडीपी ले लिया, कुछ उनके और छोटे छोटे मामला थे, इस तरह की चीजें थी। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का भी ये तो हम देखें ना, ये उस वक्त से 2013 से देखते चले आ रहे हैं। उस वक्त जब ये इत्तेहादी थे तो आज हुकूमत से बाहर हैं, फिर आज हुकूमत के अंदर है। 2008 से, इनफैक्ट 13 कह रहा हूँ, 8 से देखते चले आ रहे हैं, कभी इत्तेहाद में है, कभी बाहर है, सूबे में ऑपोजिशन में, विफाक में, हुकूमत में उनके साथ बैठे हैं। ये भी देखा तो अभी भी हम इसी तरह की कैफियत है। तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ये कोई दिस इज नो न्यूज कि ये सिर्फ हवाई फायरिंग है। ये मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के आपस में नाराज हो जाने से कोई जलजला आएगा, कोई तूफान आएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। ये इनफैक्ट ये अपने लोगों को, एमक्यूएम जो है वो अपने वर्कर्स को दिखाने के लिए एक एक्सरसाइज करती है कि देखिए हम तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं, या उनके अपने कुछ इश्यूज हैं, मसाइल हैं। अपना वोट बैंक जो है उसको भी इंटैक्ट रखना होता है। उन्हें इस बात का इदराक है, देखिए कि उन्हें पता है कि ये जो हम 17, 18 या 21 सीटें लेके बैठे हुए हैं, रिजर्व सीट्स मिला के, ये सीटें जो हैं ये हमारी अपनी नहीं है, और जिनके कहने से या जिनकी मुआवनत से ये सीटें आई हैं उनको इनकार करने की कहाँ जरूरत है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपने कहा कि कोई जलजिला तूफान इन चीज़ों से नहीं आएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो कितना ज़्यादा जो है हुकूमत के लिए एक मुश्किल, एक टफ फ्रंट खोल सकता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि कुछ बात करेंगे जो इंटरनेशनल इस वक्त एक मामला है अमेरिका की तरफ से। मारिया, कैसे देखती हैं अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद, फिर यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है उसकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आना है इमरान खान साहब को लेकर। पाकिस्तान में तो हर सियासी जमात ने हस्बे तौफीक या जो उनको सूट करता है उसके हिसाब से कैद, किसी ने काबिले वो कह दिया, सताइश करार दे दिया, किसी ने काबिले मजम्मत करार दे दिया। आप इसको देख कैसे रही हैं? इसका कोई इम्पैक्ट, कोई प्रेशर आप समझती हैं कि होगा इंटरनल सिचुएशन पर, खासतौर पर जब वो ये कहते हैं कि आप इलेक्शंस की तहकीकात करवाएं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला तो पहलू ये है कि हमारे मुक़्तदरा को समझ जाना चाहिए है कि बैरून मुल्क जो नैरेटिव बनाना है, ये जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर जो मोनोपोली थी उनकी, वो खत्म हो चुकी। और अब वो उनके पेड लॉबियस्ट या उनके चुनिंदा एम्बेसडर्स या उनकी एम्बेसीज से निकलकर वहां पे रहने वाले जो डायस्पोरा है यानी पाकिस्तानी नजाद हैं, उनके हाथों में आ चुकी। और वो हमारा एसेट है, बजाय इसके कि जैसे आप यहाँ पे नौजवानों को अपना मद्दे मुकाबिल समझते हैं, डायस्पोरा को भी अब आप अपना एसेट नहीं उसको अपना एक मुखालिफ समझते हैं और उसके आपको सम्राट नजर आ रहे हैं। सोचिए कि इतनी मेहनत, इतनी ज्यादा लॉबिंग अगर पाकिस्तान के किसी कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने की होती। वैसे मेरा ख्याल है कि जब इलेक्शन की हम छानबीन की बात करते हैं तो वो कौमों के नेशनल इंटरेस्ट में ही होता है कि भाई अपने इलेक्शन दुरुस्त करें और ये प्रोसेस को संवारें। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सब कुछ ना हो और ये डायस्पोरा को हम किसी अच्छे काम में एंगेज करके इनको इस्तेमाल करें, हमने देख लिया इनकी ताकत क्या, हमने देख लिया इनकी कैपेसिटी क्या है, तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन हम कौन सा अपनी गलतियों से सीखते हैं? हम तो ऐसे नहीं करेंगे। और दूसरा, ये जो लोग हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, ये वो लोग हैं जिनके पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जिनके यहाँ पे रिश्तेदारों के घरों में घुस के 9 मई के बाद बर्बरियत मचाई। सो ये डायरेक्ट विक्टिम्स भी हैं। अमेरिका में इलेक्शन का साल है, जब कोई सेनेटर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है, वहां जब पाकिस्तानी वोटर है, जब उनसे उनके इश्यूज पूछता है, तो ये उनके टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, वो डायरेक्ट विक्टिम। डू यू थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट? ये जो इलेक्शंस वाली आप बात करें, क्योंकि अभी तक जो स्टैट्स आ रहे हैं, जो वहां से पोल्स आ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि वहां पे चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा एंड ट्रंप माइट बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट? देखिए, पाकिस्तान की तरह ना वो लोग इस तरह नहीं है कि एक शख्स आए तो बिल्कुल पॉलिसी 180 डिग्री तक तब्दील हो जाए। कुछ ना कुछ पॉलिसी लेवल पे तब्दीली होती है, लेकिन उनकी जो कोर वैल्यूज है वो सेम रहती है। एक बात यहाँ पे कहना जरूरी है कि अमेरिका को हमेशा ह्यूमन राइट्स का मामला तब नजर आता है जब उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव ना। दुनिया में बहुत जगह, बहुत सारे ममालिक में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन अमेरिका के कान में जूं तक नहीं, ऐसा ही है। बल्कि गजा में होने वाले जेनोसाइड को वो बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो उसका पीछे पॉलिटिकल एंगल को हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर जाहिर सी बात है, इस तरह की करारदादों से पाकिस्तान की रियासत पे दबाव डालकर IMF के जरिए भी आपका बाजू मरोड़ के बहुत सारे मुतालबात मनवाए भी जाते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये इशू क्या है? इशू ये है कि वहां के डायस्पोरा का यहाँ की हुकूमत, रियासत के साथ इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इतना बड़ा मिसट्रस्ट है, वो इतने बड़े विक्टिम है रियासती बर्बरियत के कि उनको अपने मुल्क के ऊपर तो इतना एतमाद नहीं है, उनको बाहर जाकर वहां पर अपने लिए इंसाफ मांगना पड़ा है। ये लम्हा फिक्रिया है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, ये लोग आपका एसेट है, आप इनको क्यों लायबिलिटी बना रहे हैं? दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। समीना, आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि एक सवाल मैंने बहुत सी जगहों पे ये भी होता हुआ देखा कि जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब, उनके लोग जो कुछ बाहर हैं, वो इतने तगड़े हैं कि वो इस तरह की इंपैक्टफुल चीजें करवाने में कामयाब हो गए। कांग्रेस में बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जो है करारदाद मंजूर हुई। जी, आप सही कह रही हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि इतने समझदार लोग भी इस किस्म के कमेंट करते हैं कि जी उन्होंने पूरे पता नहीं कोई सेनेटर्स ही सारे खरीद लिए, पूरा कोई अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप भी खरीद लिया जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट मर्जी के मुताबिक PTI के एन मर्जी के मुताबिक तैयार करके दे दी। तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बजाय, उसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाने के बजाय, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के बजाय उल्टा आप इस किस्म के अजीबोगरीब किस्म की थेरीज लेकर और मार्केट में आ जाए, तो ये बड़ा अजीब बात है। बिल्कुल कुछ चीजें सही मेंशन की मारिया ने, और उसका इम्पैक्ट तो हमें देखिए नजर आ रहा है ना। जब हम ये बात करते हैं कि पिछले अब बहुत से लोग आजकल ये बात कर रहे हैं कि जी 100 डेज की परफॉर्मेंस, ये वो 100 डेज नहीं है भाई, ये लोग 2.5 साल से हैं। मत भूलिए कि 16 महीने पहले भी इनकी गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो केयरटेकर सेटअप था वो भी उसी का ही कंटिन्यूएशन था, और उसके बाद फिर दोबारा ये आ गए। तो अब तक जो आप इनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करें तो वो 2.5 साल की परफॉर्मेंस इवेलुएट करें, और अब आप देख लीजिए कि इस 2.5 साल में इन्होंने क्या करके दिया है। नहीं, वैसे कर देना इवेलुएट समीना परफॉर्मेंस को। बता तारड़ साहब गिला कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने इतनी अच्छी माशी पॉलिसीज दी हैं, कोई सराहता ही नहीं है।
जी बिल्कुल, आज आप देख लें कि इनके अपने जो बहुत सपोर्टर्स हैं, आप इनका अपना सोशल मीडिया विंग देख लें जो आज रिपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर, बजट के ऊपर जिस तरह से बात हो रही है, तो इनको खुद ही पता चल जाएगा। इनके चलिए उनको भी आप छोड़िए, इनके अपने लीगी MNAs वगैरह से आप बात करके देख लें, वो तक भी बोले हैं इनके खिलाफ। तो ये इनकी माशी पॉलिसीज थी कि जिनको 150 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता था, लेकिन 260-70 रुपए का पेट्रोल जो कि आगे और भी बढ़ सकता है वो इनको सस्ता लगता है। अगर ये इनकी माशी पॉलिसी है कि इनको 18 रुपए का बिजली का यूनिट महंगा लगता था, लेकिन इनको लगता है कि हम 60-70 रुपए पे बिजली का यूनिट ले जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी माशी पॉलिसी है। अगर ये इनको लगता है कि जी किसान से आप गंदम ना खरीदें, उसका गला दबा दें, तो ये इनकी बड़ी जबरदस्त माशी पॉलिसी है। तो इसके साथ तो आगे आपको चंद महीनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी माशी पॉलिसीज के क्या कहने, लेकिन असल बात ये है कि जिसके लिए कि इतना सब ये कह रहे थे कि जी हम इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, IMF से भी पैसे मिल जाएगी, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, हम परफॉर्म करेंगे और सब फिर इमरान खान को भूल जाएंगे। तो बात यह है कि आपने 2.5 साल में क्या परफॉर्म किया? कोई हमने नहीं देखा कि इन्वेस्टमेंट आई, कोई हमने नहीं देखा कि किसी ने आपके साथ कोई माशी ताउन किया उस तरह से, सिवाय इसके कि एक आध दफा आपके कुछ। इस वक्त तो वैसे भी मेरा ख्याल है कि बात किसी को भूलना या याद रखने की नहीं है, एक आम आदमी के सर्वाइवल पर इसमें जो अभी आपने जो रेजोल्यूशन की बात की उससे मैं इसको सिर्फ कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि देखिए आपके दोस्त ममालिक हो, चाइना हो, UAE हो, सऊदिया हो, सब आपको आके क्या बात करें, वो यही बात करें अपना हाउस इन ऑर्डर करें। फिर आपने देख लिया कि आपको अमेरिका ने भी यही बात बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके कह दी है। अब UN भी आपको कह रहे हैं। अच्छा, अमेरिका ने जो कहा, मैं जरा असद से भी इस पे ले लूं ओपिनियन कि इसको, इस सिचुएशन को एक तो कैसे देख रहे हैं, दूसरा हुकूमत की जो इतनी पुरजोर किस्म की मुजम्मतें आ रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जी हमें 2018 में शिकायत थी लेकिन हम उस वक्त अमेरिका को कायल नहीं कर सके। तो वो ये मतलब सो टू इम्प्लाई कि हमने कोशिश की थी उस वक्त लेकिन हम नहीं कर सके, इन्होंने कर लिया। देखिए, अगर तो इमरान खान इतना पावरफुल है कि उनकी वो किसी लॉबिंग फर्म को हायर करके और 368 लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, अगर खरीदते नहीं भी हैं और कन्विंस कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर एक बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की, फिर तो आप शिकस्त ही तस्लीम कर लें। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे डायस्पोरा है उसका उसने रोल तो प्ले किया, जो बीमारियां बात बिल्कुल ठीक है, रोल प्ले किया है। लेकिन इसका जो एक और पहलू है जो मैं जिस पर मुझे तशवीश भी है और एतराज़ भी, जो ओन चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ओन चौधरी साहब जो है वो ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी, और जाहिर है मुझे नहीं पता किसको, लेकिन ओन चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी एंटी स्टेट पॉलिसीज है ये PTI की, एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत करना या खत लिखना कि पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुए, या पाकिस्तान में जो इमरान खान को सजा हुई है उसके कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, उसमें सुकून मौजूद है, और वाकई वो एवेल्युएट करके इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ जो सजा इमरान खान को हुई हैं, सजाएं हुई हैं, उसमें कानूनी सुकून है, और वो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी लेना चाहें और हुकूमत पाकिस्तान उस पर अपना मौक़िफ़ ना दे, तो मुझे इस पूरी एक्टिविटी में एंटी स्टेट एलिमेंट कहां से नजर आ रहा है? स्टेट बेशक चले, आई एग्री, मैं खुद ये सवाल 2-3 दिन से कर रही हूँ, बट एक नुकता तो इसके अंदर है ना कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में अगर साइफर की सूरत में मुदाखलत हो तो गलत है, तो फिर इस तरह की करारदादें भी गलत है, फिर हमारा इंटरनल मसला हमें खुद हल कर लेना चाहिए। इंटरनल मसला हम क्यों किसी का भी इस तरह का कोई चीज एक्सेप्ट करें? मुझे ये बताइए कि एक शख्स जिसको आप इद्दत जैसे घटिया केसेस में उठा के अंदर डाल दें, शर्मनाक चीज कोई और एक आपके मुल्क का वजीर ये कहे कि अगर अदालत इनको छोड़ भी देगी तो हम इनको बाहर नहीं आने देंगे, इसका मतलब है कि फिर लड़ाई जो है वो यहाँ पर तो मसला हल नहीं हो पा रहा, ना बातचीत हो रही है, ना उसके केसेस से कुछ हो रहा है, ना अदालतों के ऊपर अलग दबाव है, फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश करेगा। भाई देखें, जो गरजमंद है वो तो दीवाना होता है, वो तो फिर अपनी आवाज़ को वो चिल्लाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि मैं मजलूम हूँ, मुझ पर सख्ती है, मैं चिल्लाऊंगा, मेरी आवाज़ किसी को भी, मैं हेल्प के लिए पुकारूंगा तो कहीं भी आवाज़ पहुँच जाए, वो तो यही चाहेगा। और इसमें अगर वो मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहा तो उसमें मुझे तो कोई एतराज नजर भी नहीं आता। हाँ, और अगर वो कोई ये कहता है कि आप अपने इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करें, वो तो चीन ने भी कहा है और भी दीगर ममालिक ने कहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको मुदाखलत उस तरह से तस्वर करना। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं कि ये जो इशू इस वक्त सेंटर में अगर इस इशू के कोई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो खुद कितने आपस में मुतहरिक हैं, उनको लेकर भी बहुत सारी इस वक्त कन्फ्यूजन हैं जो हम देख रहे हैं कि बार बार सर उठाती हैं, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े कुछ मामलात पे हमने कहा था बात करेंगे। मारिया, कैसे देख रही हैं सिचुएशन को, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, शहरयार आफरीदी हों, शानदाना गुलजार हों, मरवत साहब से वैसे मेरा ख्याल है ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर जुनैद अकबर साहब हों, बहुत सारी इस तरह की बातें आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस वक्त फ्रंट पर आकर लीड कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको लेकर ग्रुपिंग भी है, कुछ वो भी है, अदम एतमाद भी है। तो ये किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी खासे हॉट वाटर्स के अंदर है, ऊपर से फिर इस तरह की कंफ्यूजन्स।
देखें अश्विन, मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा क्राइसिस है ना, ये तहरीक इंसाफ के लिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना इररेलेवेंट क्राइसिस है। उनके इलेक्टेड लोग हैं जिनके ऊपर जो साबिका क़यादत है वो अदम एतमाद का इजहार कर रही है। अब वो इमरान खान साहब मिल लेंगे, वो मामला सॉल्व होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगा, केओस रहेगा, आपस में दूसरे खिलाफ बयानबाजियां करते रहेंगे, ये लगा रहेगा शुगल मेला। लेकिन ये इतना बड़ा क्राइसिस मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि सारी बहुत बड़ी तो नहीं है ना। शानदाना गुलजार सिटिंग एमएनए है, शहरयार आफरीदी का तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए, उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। पर ये पोस्ट इलेक्शन जब आप जीत कर आ गए हैं, वो तो हर जमात के अंदर ओहदों के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, पोस्टिंग्स के ऊपर, फलाने को जो है अगर नहीं मिला कोई पार्टी के अंदर से कोई उनको लगता है कि उनका हक नहीं मिला, इसके ऊपर बहस रहती है। जो बड़ा क्राइसिस था ना, बड़ा क्राइसिस था 9 मई के फौरन बाद जब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे, और सेकंड बड़ा क्राइसिस था जब बल्ले का निशान ले लिया गया। जब ये दो बड़े क्राइसिस के रिजॉल्व करके तहरीक इंसाफ वोट लेकर यहाँ तक आ गई है कि एक दर्दे सर बनी हुई है। देखिए मैं तो जितने भी काम देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन के जो जवाबात सुप्रीम कोर्ट में देख रही हूँ, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि किसी के फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में था ही नहीं कि इतना वोट पड़ जाएगा। तो सबने इतना कच्चा काम किया हुआ है, इतना कच्चा काम किया हुआ है, ना पेपर वर्क है, ना कोई तौजी है, ना कोई लॉजिक है, ना किसी ने किसी एफिलिएशन चेक की। अब जो कोर्ट ने पूछा तो पता चला 6 लोगों ने तो बताया हुआ था कि वो पीटीआई में, क्योंकि किसी का ख्याल ही नहीं था कि इतने वोट पड़ जाएंगे ना, कि उसके नतीजे में इतनी ज्यादा नशिस्तें आ जाएंगी। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो मौजूदा क्राइसिस ऑफ कोर्स एक क्योटिक सिचुएशन है, लेकिन तहरीक इंसाफ हैज बीन थ्रू वर्स 9 मई के फौरन बाद और बल्ले के निशान और इलेक्शन से फौरन पहले। तो ये मुझे छोटा मोटा क्राइसिस लगता है। ठीक है, बयानबाजी होगी, शुगर मेला होगा, खान साहब बुलाएंगे, बिठाएंगे और चुप कर जाओ, और तुम जितना बहुत क्राइसिस रह गए वैसे उससे आपको एनी टाइम सून बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर व्हेन इट कम्स टू इमरान खान कमिंग आउट। हाँ, बिकॉज ये मिसकम्युनिकेशन तब होती है ना जब आपकी अपनी क़यादत के साथ डायरेक्ट राब्ता ना हो। ये तो खैर इसमें कोई दो राय ही नहीं है ना कि जब एक कम्युनिकेशन का ब्लॉकेड होता है तो फिर इस तरह के काम होते हैं जमातों के अंदर। तो उसमें कोई मुझे सरप्राइज नहीं लग रहा। हाँ, एक क्राइसिस है, मिनी क्राइसिस कहूंगी, कोई इतना बड़ा क्राइसिस कि जिससे पार्टी पाश हो जाएगी या पार्टी के लिए कल के लिए वो रहेगी नहीं, नॉनसेंस। आई थिंक दे हैव कॉन्कर्ड फार वर्स देन दिस जहां तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। समीना, आप कैसे देख रही हैं? मैंने वैसे मारिया से तो जो अभी इंटरनल एक क्राइसिस है उसके ऊपर सवाल किया, वो ये कह रही हैं कि साबका क़यादत कुछ कह रही है तो इररिलेवेंट है। आपका भी यही ख्याल है? फवाद चौधरी साहब जो है वो आजकल बड़े मैदान में आए हुए हैं, अली जैदी साहब बड़ा मैदान में आए हुए हैं। फवाद चौधरी साहब तो एक एक नाम ले लेकर जो है इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, कभी हामिद खान साहब पर, कभी रऊफ हसन साहब पर। आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट होगा और ये क्यों हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन? ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है मारिया कि मेरा नहीं ख्याल है ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। पहली बात तो ये कि ये मुझे एक नॉर्मल रूटीन की बात लगती है जो हम PMLN में भी देखते थे कि 2 ग्रुप्स हैं, कुछ हॉक्स हैं, कुछ डव्स हैं, कुछ मफामत वाले हैं, कुछ मजामत वाले हैं। तो यहाँ पे भी ये आपने किसी के मुंह से भी नहीं सुना कि भाई खान गलत है, खान सही नहीं है, खान ने ये कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जो हॉक्स हैं वो चाहते हैं कि जी एग्रेसिव अप्रोच हो और बस सब कुछ तहस नहस करके इस्तीफे दे दो, बड़े बड़े एहतजाज करके दीवारें गिरा दो जेल की और खान को छुड़ाओ। दूसरी तरफ वो समझते हैं कि नहीं, हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली चलना है, पार्टी भी बचे, सियासत भी बचे, खान भी बाहर निकले वगैरह। तो उसमें हो सकता है कुछ लोग शायद उतने ना भी इंटरेस्टेड हों, सुस्ती भी होती है, कुछ लोग उतने लॉयल भी नहीं होते, वो भी बीच में ही हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो मेन बीच में डिफरेंस है वो ये है, और ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल अगर खान साहब उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा, और इसकी वजह भी यही है। इवन अगर लीडरशिप बाहर भी हो तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे पर ओहदों के हवाले से ये वो जेलसी चलती रहती है। PMLN तो इक़्तिदार में है, इसके बावजूद उनके लोग टूट टूट के जा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। तो ये मेरा ख्याल है एक नॉर्मल बात है जो हम देखते हैं मुख्तलिफ। आपको वैसे चीजें बेहतर होती हुई लग रही है मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये बात की कि बाहर के लोग हैं उनके हवाले से भी मेरा ख्याल है इमरान खान का जो एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया है कि जी जब वो बाहर आएंगे तो केस टू केस देखेंगे। तो मेरा ख्याल है उससे पहले ये कोशिश जरूर है कि जी हम किसी तरह रास्ता रोक लें। इनसिक्योरिटी है दोनों तरफ से, जो छोड़ के गए उनको भी इनसिक्योरिटी कि हमने एक वक्त दिया था, एक इन्वेस्टमेंट की, एक हमारी पहचान थी, और जिन्होंने बाद में आके पार्टी को ज्वाइन किया उनको लगता है कि जी अब हमने पार्टी को संभाला है तो अब हमारा ज्यादा हक है पार्टी के ऊपर। लेकिन वैसे समीना आपने भी की, मारिया ने भी एक बात की, आप लोगों ने कहा इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट का आपके ख्याल में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? ये 3-4-5 जगह पे मैं खबर देख चुकी हूँ। नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मैं 3-4 जगह पे ये खबर देख चुकी हूँ कि जो सीनियर क़यादत PTI की वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फवाद चौधरी को कि ना करें इस तरह की बातें, ना दें स्टेटमेंट। मैं वैसे मेरा ख्याल ये कि इसका फायदा भी हुआ है। वैसे फवाद चौधरी साहब ने जो एक प्रेशर बनाया है
जिसकी वजह से ये इनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि भाई हम लोगों को वाकई कुछ खबर है। जब सब लोग पूछ रहे हैं कि हाँ फिर क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, चलिए फवाद चौधरी को एक तरफ भी रख दें, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी है, तो उनके ऊपर भी, हालांकि मैं समझती हूँ कि स्ट्रेटेजी है। देखिए ये इंटरनेशनल प्रेशर जो उन्होंने बनाया है, या वो थोड़ा बहुत जो एहतजाज कर रहे हैं, लीगल बैटल अपनी उसमें अदालतों में भी लड़े, और बेहतर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, यकीनन बहुत फ्लॉज भी हैं, बहुत ज्यादा गलतियां भी होती हैं पीटीआई की तरफ से, लेकिन ये अच्छा है कि हर तरफ से जब वो प्रेशर भी आता है तो वो कुछ ना कुछ और सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई वी हैव टू एक्टिव हो रहे हैं ना, थोड़ा गेयर अप हो रहे हैं, उसकी वजह से यू एग्री वैसे एक्टिव हो रहे हैं, प्रेशर का फायदा होगा ही, फायदा हो रहा है इस क्राइसिस का भी। लेकिन हाउ डू यू लुक एट इट? वो कहा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि असद कैसर ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हाथ हौला रखो, तो इतना इंपैक्ट हुआ है कि उनको पैगाम देने की जरूरत पड़ी। बुनियादी तौर पर मसला क्या है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पीटीआई में लोग अपनी कुर्बानियों और अपनी खिदमात का सिला मांग रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उसको रिकग्नाइज किया जाए। वो समझते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा बड़े ओहदे मिल गए हैं उनकी कुर्बानियों से हमारी कुर्बानियां ज्यादा हैं, हमने जेलें काटी हैं। मतलब जुनैद अकबर समझते हैं कि वो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे, शहरयार आफरीदी और शानदाना भी ये समझते हैं। वैसे जुनैद अकबर और एक दो लोगों के बारे में पर्सनली ये कह सकती हूँ, वो ये कहते हैं मुश्किल दौर से तो गुजरे हैं, उनका मौकफ ये कि हमारे लोगों का हम पे बहुत प्रेशर है। आई आस्क्ड हिम पर्सनली, ही सेड कि लोग हमारे हल्के के अब हमें नहीं छोड़ रहे, वो कहते हैं यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू डोंट हैव अ चॉइस। देखिए ना, वो खैबर पख्तूनख्वा, वो सही बात है बिल्कुल। अभी ये तो गवर्नमेंट के भी, मतलब केपी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन जो जुनैद अकबर के वर्कर्स हैं उनके ऊपर अगर एफआईआर हुई हैं, तो वो जो जाली एफआईआर जो हैं वो आज तक अली अमीन गंडापुर साहब को ख्याल नहीं आया कि कम से कम उन एफआईआर को तो खत्म करवाएं। और ये प्रेशर हुकूमत के ऊपर भी बढ़ रहा है कि रोज पुलिस बुला लेती है कि जी पहुंचे आपकी फलां में, आपको जरा तफ्तीश करनी है। गंडापुर साहब भी विकेट के एक ही तरफ खेल रहे हैं आपके ख्याल में, या दूसरी तरफ भी कोई हाथ वाथ हिला लेते हैं? गंडापुर साहब का तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक चीज जो फवाद साहब को देखें, मैं देख रहा हूँ ना, फवाद साहब ने भी बहरहाल 7 महीने की जेल काटी है, और इमरान खान समझते हैं कि फवाद अगर मान जाता उनकी बात तो उसको जेल ना काटनी पड़ती। अब फवाद साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो क्या मुकदमात है? एक मोबाइल चोरी का मुकदमा है, 4 कुर्सियां उठाने का है, और वो यूरिया की 6 बोरियां उठाने का मुकदमा उनके ऊपर बना हुआ है। तो फवाद चौधरी वो ठीक कहते हैं कि अगर मैं भी आज फॉर्म 47 का एमएनए होता, वजीर भी होता, तो मेरे लिए क्या मुश्किल काम था। और इमरान खान इस बात को मानते हैं कि उन्होंने, और उनको रिगार्ड देते हैं कि उन्होंने इनकार किया, जिसकी वजह से उनको 7 महीने की जेल काटनी पड़ी है। मेरा ख्याल है कि ये चीजें, ये जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदियां होती हैं, ये हर जमात में हर वक्त होती हैं, और ये उस वक्त भी थी पीटीआई के अंदर जब वो हुकूमत में थी। एक हमें शाह महमूद कुरैशी ग्रुप नजर आता था, एक जहांगीर तरीन ग्रुप नजर आता था, एक इवन पीएमएलएन में, एक अब शाहपुरा में 2 ग्रुप हैं, फैसलाबाद में कई ग्रुप बने होते हैं। तो ये ग्रुपिंग हर पार्टी में होती है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जहां तक मैं कुछ लोगों का किरदार देखता हूं, जैसे रऊफ हसन साहब का मसलन, अब रऊफ हसन साहब एक तरफ इमरान खान ने जब कह दिया है कि केस टू केस में आके खुद इसको देखूंगा, तो फिर रऊफ हसन साहब को ये स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आप ये वाली स्टेटमेंट्स, और फिर ये कहना कि जी ये कोर कमेटी ने फैसला कर लिया, कोई वापस नहीं आएगा। जब इमरान खान कह रहे हैं कि वापस आके खुद देखेंगे, तो फिर ये कोर कमेटी में डिसाइड करके अनाउंस करने वाले कौन होते हैं? मेरा ख्याल है कि ये फिर इमरान खान की जाती जो वो पॉलिसी पार्टी को दे रहे हैं, उससे ये हट के एक मामला, और ये जाती स्कोर जो है वो सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग कि हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। यहाँ पर शायद ये कंफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा इसलिए कि लीडर खुद भी मौजूद नहीं है, तो शायद प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन इससे अगर ये निकाला जाए, ये बात निकाली जाए कि जी पार्टी टूट गई है या 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, ये तो आप लोगों का कंसेंसस है, कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब, आप तशरीफ लाए। मारिया मेमन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। समीना पाशा, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।